आई एम श्योर कि एएस बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है सेल्स, ये आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा होगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे इसके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछेगा। टिपिकल एनिमल सेल का जो साइज है माइक्रोमीटर में, दैट इज 10 to 30 माइक्रोमीटर। टिपिकल प्लांट सेल का जो साइज है, इट वेरीज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर। वैसे ज्यादातर ये 40 माइक्रोमीटर होता है। और एनिमल सेल का जो साइज है वो ज्यादातर 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 0.1 to 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। रेड ब्लड सेल इज 7.8 माइक्रोमीटर। व्हाइट ब्लड सेल जो है दैट इज 12 to 17 माइक्रोमीटर। और जो सेल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज 25 नैनोमीटर है ऑलमोस्ट। अब इसके बाद हम सेल कंपोनेंट्स की बात करेंगे और उनके साइज की बात करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में हमने कंपोनेंट्स का नाम और साइजेस दिए हैं। सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल का साइज जो है तकरीबन 2 माइक्रोमीटर के करीब होता है। और इसका ये फुली परमिएबल होती है, और इसका काम क्या होता है, सेल्स को बर्स्ट होने से बचाती है। सेल मेम्ब्रेन, और ये मतलब लोड लेती है जब टर्गर प्रेशर आ रहा होता है सेल के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन 7 नैनोमीटर की होती है, पार्शली परमिएबल है, और मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को कंट्रोल करती है। न्यूक्लियस तकरीबन 7 माइक्रोमीटर का होता है और सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसा कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, जैसा कि सेल डिवीजन हो गई। न्यूक्लियोलस 2.5 माइक्रोमीटर का है और राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है न्यूक्लियोलस। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेलुलर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इसका कोई साइज नहीं होता, इट्स लाइक अ लिक्विड। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल, इसके छोटे छोटे बुल बुलैया से स्ट्रक्चर्स होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का साइज होता है 0.2 माइक्रोमीटर। अब ये दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ। जो रफ है उसके ऊपर इट इज स्टडीड विद राइबोसोम्स, उस पर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, और वो सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स का काम करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो लिपिड्स बनाता है, वो स्टीरॉइड्स बनाता है, और वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा होता है। जो गोल्जी बॉडीज है हमारे पास, उनका साइज, उनकी ईच सिस्टर्ना का साइज 7 नैनोमीटर है। और वो क्या करती है, सॉर्टिंग, असेंबलिंग एंड असेंबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। जो बॉडी ने चीजें बना के बाहर भेजनी होती हैं, उनको ये गोल्जी बॉडी जो है वो छोटे छोटे वेजिकल्स में ट्रैप करके बाहर भेजती है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं जी। क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, ये मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड चीजें बता रहा हूँ। हम फौरन से इसके बाद 10 मिनट में इसको कवर करके फौरन से अपने P2 के क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं। इसीलिए बेयर विद मी, हम इसीलिए इतना तेज जा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं 4 माइक्रोमीटर का है, और लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। और एटीपी सिंथेसिस भी करता है प्लांट्स के लिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्लोरोप्लास्ट से छोटा है, वो 3 माइक्रोमीटर का है। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर देखिए, हमने स्टार्ट किया विद 2 माइक्रोमीटर, और अब नीचे आते आते अब हम छोटे से छोटे साइजेस पे मूव करते जा रहे हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट, दिस नीड्स टू बी वेल अंडरस्टूड। और ये एटीपी बनाता है। फिर सेक्रेटरी वेजिकल्स की बात करते हैं। सेक्रेटरी वेजिकल्स जो है वो भी तकरीबन 3 माइक्रोमीटर तक के साइज के होते हैं। लाइसोसोम्स अलॉन्ग ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर। और आपको पता है कि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये ऑटोलिसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, एपोप्टोसिस करते हैं। एपोप्टोसिस क्या है, कि अपने ही सेल की डेथ कर देना, प्रोग्राम सेल डेथ। फैगोसाइटोसिस क्या है, कि जब हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं किसी सेल को। और ऑटोलाइसिस क्या है, कि अपने अंदर ही मौजूद किसी छोटे से ऑर्गेनेल को जब इन्होंने किल करना होता है, तो लाइसोसोम्स ये काम करते हैं। उसके बाद आए थे हमारे पास सेंट्रियोल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। ये 200 से 500 नैनोमीटर तक के होते हैं। और सबसे छोटे नन्हे मुन्ने निक्के जिन्ने जो हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं, दे आर राइबोसोम्स। दे आर 18 नैनोमीटर एंड 22 नैनोमीटर। ये राइबोसोम दो साइजेस में मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं 18S और एक को बोलते हैं 70S। जो 70S है उनका साइज 18 नैनोमीटर है, और जो 80S है उसका साइज 22 नैनोमीटर है। इसके बाद जो चीज आपको याद रखनी है वो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस। हमारे पास प्रोकैरियोट्स का साइज बहुत छोटा है यूकैरियोट्स से। इनका डीएनए सर्कुलर होता है और फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। और उनका डीएनए सर्कुलर नहीं होता और न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोट्स का डीएनए नेकेड होता है, और जो यूकैरियोट्स हैं वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इसी तरह राइबोसोम के साइज का डिफरेंस देखें, ईआर की प्रेजेंस और एब्सेंस देखें। और प्रोकैरियोट्स के पास ना होने के बराबर ऑर्गेनल्स होते हैं,
यूकैरियोट्स यानी हम और जो प्लांट सेल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल हमेशा होती है पेप्टिडोग्लाइकेंस की, और हमारे पास सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। ये तो थी बेसिक रिवीजन। इसके बाद बेटे मैंने आपके लिए इस पूरे चैप्टर में से कितनी स्टेटमेंट्स, 20 स्टेटमेंट्स इकट्ठी की हैं। और ये 20 स्टेटमेंट्स मेरी समझ के मुताबिक, मेरी दानिश के मुताबिक आपको अपना P1 सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आएंगे। अगर आप इन 20 स्टेटमेंट्स को 3 टाइम्स रीड कर लेते हैं, हर स्टेटमेंट को 3 मरतबा पढ़ते हैं और अपने आप से बात करते हैं, एंड यू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड वट एवर इज रिटन इन दीज 20 स्टेटमेंट्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So now for this point of time, I'm not going to discuss these statements here. I'll send you this document and you will read these statements. Now what we are going to do is we are going to discuss some of the P2 questions. जैसा कि आप लोगों ने फरमाइश भी की थी कि हमें P2 questions जो हैं वो डिस्कस करने हैं. So let's talk about P2 questions. थोड़ा सा यहाँ पर इमेजेस क्लियर नहीं है, उनको भी देखना पड़ेगा. कहते हैं आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेबल्ड A and state their role in the cell. अच्छा, ऊपर उसने हमें बताया हुआ है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है. क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को खुद से जानता हूं इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए ये कौन से स्ट्रक्चर है. तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये विलाय है, विलाय. और इनका रोल क्या है सेल में, ये इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन. आपको पता है कि जो हमारे पास ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है विलस, ये विलस क्या करता है, विलस एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है. और ये जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन होते हैं, ये इन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके आता है. सो जो स्ट्रक्चर ए है वो आपके पास विलाय है और इनका काम, इनका रोल क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट of nutrients या products of digestion. कहते there are too many mitochondria in cell B. Suggest why cell B contains a large number of mitochondria. Large number of mitochondria इसलिए because हमने ऊपर मेंशन कर दिया कि इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी होती है. और जब इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो इनको एनर्जी चाहिए होगी. और एनर्जी के लिए इनको क्या चाहिए होता है, एनर्जी के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, प्लस इनको ग्लूकोज चाहिए होता है. जब ये दोनों चीजें अवेलेबल हो जाती हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस कौन कर रहा होता है, प्रोड्यूस माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है. क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में मौजूद है जहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत है और एनर्जी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है. यहाँ पर ये बात जरा पॉइंट याद रखना होगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनका जो नंबर है ये सेल टू सेल वेरी कर रहा होता है. ना सिर्फ इनका नंबर वेरी करता है बल्कि इनका साइज भी वेरी कर रहा होता है और साइज ऑफ देयर इनफोल्ड भी वेरी करता है. यानी अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी इनफोल्ड ज्यादा है और एक और माइटोकॉन्ड्रिया जिसका साइज वही है लेकिन उसकी इनफोल्ड कम है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया ए और ये बी है, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? एनीवन, कोई तो बोलो. जाहिर है ए वाला, बिकॉज ए का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है और ए के पास ज्यादा जो है वो एटीपी सिंथेज मौजूद होंगे तो वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. उसके बाद कहता है कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द न्यूक्लियस सी, शो योर वर्किंग एंड एक्सप्रेस योर आंसर टू द नियरेस्ट ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस का साइज देने के लिए क्या बोला उसने आपको, न्यूक्लियस की एक्चुअल लेंथ देनी है. उसने यहाँ पर आपको बताया कि ये 6000 टाइम्स हमने इसको मैग्नीफाई किया हुआ है. तो आप क्या करोगे, आप अपना स्केल रखोगे इसके ऊपर, स्केल रख के आप इसको यहाँ पर एक लाइन लगा लोगे और लाइन लगाकर आप मेजर करोगे कि ये कितने मिलीमीटर बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसका आंसर आ गया कि ये है 10 मिलीमीटर. अगर ये 10 मिलीमीटर है आप इसको डिवाइड कर दोगे विद 6000. डिवाइड क्यों करोगे, बिकॉज आपको पता है कि मैग्निफिकेशन एक्चुअल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इमेज ओवर मैग्निफिकेशन करनी पड़ती है. तो 10 से जब आप इसको 6000 से डिवाइड करोगे आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपके पास मिलीमीटर में होगा. And in order to convert it into micrometer, you will multiply this answer with 1000. As I have told you earlier in the class,
If you want to convert millimeter into micrometer, you will multiply it by 1000. And if you want to convert micrometer into nanometer, you will again multiply it by 1000. And if you want to go back, you will just simply divide it by 1000. So if you, अगर आपका मेरे जैसा मैथमेटिक्स है तो वो बस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 मरतबा मल्टीप्लाई या 2 मरतबा डिवाइड कर सकते हैं अगर आप मिली से नैनो में जाना चाहते हैं. सो ये जाहिर है आपके सामने जब पेपर होगा तो फिर आप इसको कर सकेंगे. कहता है देर आर मेनी गॉबलेट सेल विद इन द एपिथेलियम लाइनिंग द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई इन द गैस एक्सचेंज सिस्टम. कहता है बहुत सारे गॉबलेट सेल्स हैं. कहता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ गॉबलेट सेल इन द गैस एक्सचेंज सिस्टम. गॉबलेट सेल का रोल, पता नहीं क्या हुआ था, अचानक आवाज खत्म हो गई थी. अच्छा, कहता है जी बहुत सारे गॉबलेट सेल हैं एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया और ब्रोंकाई में गैस एक्सचेंज सिस्टम के. कह रहा है जी गॉबलेट सेल्स का रोल बताएं. तो पहला रोल तो गॉबलेट सेल्स का आप जानते हैं कि वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. और म्यूकस प्रोड्यूस होने से क्या होता है, ये ट्रैप कर लेता है अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को प्लस पैथोजेंस को. और तीसरा ये रोल क्या प्ले कर रहा होता है कि इसकी वजह से ये सारी की सारी लाइनिंग जो है ये मॉइस्ट हो रही होती है. और मॉइस्ट लाइनिंग से ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो मॉइस्ट लाइनिंग से ही हो सकता है. सो गॉबलेट सेल्स यहाँ पे ये काम कर रहे हो, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. ये म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को ट्रैप करता है और ये लाइनिंग को मॉइस्ट रखते हैं ताकि गैस एक्सचेंज जो है वो एफिशिएंट तरीके से हो सके. कहता है स्टेट टू वेज इन विच द सेल लाइनिंग द एल्वियोलाई इन द लंग्स डिफर फ्रॉम सेल बी शोन इन फिगर 1.1. दो तरीके बताने के लिए एल्वियोलाई के सेल इनसे कैसे डिफरेंट है. अच्छा, ये हमारे पास जो सेल बी है ये सिलिएटेड सेल है जिसके ऊपर ये सीलिया बने हुए हैं. तो क्या डिफरेंस है इसमें और जो हमारे पास एल्वियोलाई के सेल्स हैं उनके अंदर. एल्वियोलाई के सेल्स के ऊपर सीलिया नहीं बने हुए होते, इसके पास सीलिया है. और एल्वियोलाई के सेल्स जो हैं उनके बाहर से, उनके आउटसाइड से कैपिलरी गुजरी होती है, जहां से रेड ब्लड सेल्स गुजरे होते हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है. ठीक है. दूसरी नंबर पर ये जो सेल है ये लॉन्गिट्यूडनल है, लंबाई में ज्यादा है. वो जो सेल होते हैं वो चपटे होते हैं, दे आर फ्लैट. और एल्वियोलस के जो सेल्स होते हैं दे आर शॉर्ट इन साइज. ये जो हमारे पास सिलिएटेड सेल है इट इज लॉन्ग इन साइज. अच्छा, ये में प्लांट सेल नजर आ रहा है, वो में स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है स्पेनिश लीफ का. अच्छा जी, कहते जी इन ऑर्गेनेल्स के नाम बताओ. इन ऑर्गेनेल्स के नाम में मुझे लग रहा है कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज ए न्यूक्लियस. ये जो नजर आ रहा है ये मुझे क्लोरोप्लास्ट लग रहा है, बल्ला ही जाने, ये थोड़ा सा स्कैन अच्छा नहीं हुआ हुआ. और सी जो है ये तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सी इज, या तो यहाँ पर वैक्यूल होगा बड़ा सारा, होना तो यहाँ पे वैक्यूल ही चाहिए. तो अगर वैक्यूल है तो ये वैक्यूल है. डी जो है ये क्लोरोप्लास्ट है. और ए जो है ये न्यूक्लियस होना मांगता है इसको, न्यूक्लियस. List the two cell structures that could be present in animal cells that are not present in plant leaf cell. वो कौन से दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एनिमल में हो सकते हैं और प्लांट के अंदर नहीं है. तो एक तो पहले नंबर पे सेंट्रियोल है जो कि एनिमल सेल के अंदर हो सकता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं. ठीक है जी. दूसरे नंबर पर इसकी शेप. ठीक है जी, एनिमल सेल की शेप जो है वो इरेगुलर होती है, जो प्लांट सेल है उसकी शेप इरेगुलर नहीं होती, उसकी एक रेगुलर शेप होती है. कहता है water is transported up the stem to the spinach leaf in the xylem. Once it leaves the xylem, it moves via apoplast and symplast ways to reach the cell in figure 2.1. Outline the difference between apoplast and symplast pathways after water has left the xylem. अच्छा जी, इसमें आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के डिफरेंसेस बताने हैं और आप जानते हैं कि ये डिफरेंसेस क्या है. एक पाथवे ऐसा है जिसके अंदर पानी सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करता है.
सो एपोप्लास्ट पाथवे जो होगा वो क्या होगा, उसमें पानी सिर्फ और सिर्फ मूव कर रहा होगा इन सेल वॉल, एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल में जाता है, दूसरी सेल वॉल से अगली, और ये सिर्फ सेल वॉल्स में ही मूव कर रहा होता है। जबकि जो सिम्प्लास्ट पाथवे है उसमें पानी कहाँ कहाँ से मूव करता है। सिम्प्लास्ट में पर्पल कलर से बना रहा हूँ, सिम्प्लास्ट में पानी आपकी सेल मेम्ब्रेन से मूव करता है, चलो यहाँ पर मैं ये वैक्यूल बना रहा हूँ, दिस इज वैक्यूल, सेल वॉल थोड़ी ज्यादा ब्रॉड बना दी मैंने। सेल मेम्ब्रेन से मूव करता है, आपके वैक्यूल के अंदर से भी मूव कर जाता है, फिर सेल मेम्ब्रेन में और वैक्यूल में मूव कर सकता है। नंबर टू, जो आपके सेल्स के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्मा बोलते हैं या प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, पानी उसमें से भी मूव कर जाता है। तो ये यहाँ पर आएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लाज्मोडेस्माटा से भी आगे जा सकता है। ये जो दोनों पैथवेज हैं, जहां पर सिर्फ सेल वॉल से जा रहा है वो एपोप्लास्ट है, और जहां पर वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर रहा है, सिम्प्लास्ट जो है वो क्या है, जहां पर वो मेम्ब्रेन्स को भी क्रॉस करता चला जा रहा है। कहता है वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड मिनरल आयन सच एज मैग्नीशियम एंटर स्पेनिश लीफ सेल्स, स्टेट टू वेज दैट वाटर इज यूज्ड इन द लीफ सेल। अच्छा, एक तो ये क्या लेके आया अपने साथ, मैग्नीशियम लेके आया है, और आपको पता है कि मैग्नीशियम क्या रोल प्ले कर रहा होता है, मैग्नीशियम से क्या बनती है, क्लोरोफिल। और प्लांट्स जो क्लोरोसिस नहीं होता वो ब्राइट ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी यूज हो रहा होता है, जो हमारे पास पानी है। और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ पानी जो है वो ट्रांसपायरेशन में भी यूज हो रहा होता है, जो कि पौधे को कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर दे रहा होता है। ठीक है, इसी इसके साथ साथ जो है ये जो वाटर इसके अंदर आ रहा है ये कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, टर्गर प्रेशर भी प्रोड्यूस कर रहा है, एंजाइम्स को भी एक्टिव रख रहा है। अगर पानी नहीं होगा तो एंजाइम्स भी एक्टिव नहीं होंगे, राइट। सो पानी फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है, ट्रांसपायरेशन में रोल प्ले कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेनेंस में रोल प्ले कर रहा है, और एंजाइम्स की एक्टिविटी में रोल प्ले कर रहा है। दो मांगे थे आपको, चार डिफरेंसेस बता दिए। और जो रोल ऑफ मैग्नीशियम इन सेल्स है ये हम ऊपर यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं कि ये क्लोरोफिल प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है ये विब्रियो कॉलरी का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है। विब्रियो कॉलरी एक बैक्टीरिया है, ठीक है जी। कहता है शो योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। आपको इसकी मैग्निफिकेशन बतानी है, उसने आपको यहाँ पर स्केल दे दिया है। आप करोगे क्या, आप यहाँ पर अपना स्केल रखोगे, जब आपके पास ये पेपर में आएगा आप इस स्केल को यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे। कि इसका साइज क्या आ रहा है आपके पास। ले गया। हाँ जी, ये बेटा अगर आप अपना माइक क्लोज करें, ये जो डिफरेंस हमने बताने होते हैं इसमें क्या करना होता है। अगर आप, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, अगर आपको 1 मार्क के लिए डिफरेंस पूछा जा रहा है और आप कहते हो कि आई एम टॉल एंड ही इज शॉर्ट, सो इट इज गोइंग टू गिव यू अ 1 मार्क। ठीक है, तो बाहर बच्चे समझते हैं कि आई एम टॉल आई गॉट 1 मार्क एंड ही इज शॉर्ट ही आई गॉट अनदर मार्क, ऐसा नहीं होता। ये दोनों बातें बताने का आपको 1 मार्क मिलता है, ये बात अपने जहन में रखिए। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है। यहां पर आप इसको रख के इसका इमेज साइज बताओगे। यहां पर फॉर एग्जांपल उसने आपको आपको ये पता चला कि 70 mm है, तो ये 70 mm आपको क्या साइज मिल गया इमेज का, और यहाँ नीचे उसने आपको एक्चुअल साइज दे दिया है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज ओवर एक्चुअल, तो आपके पास इसका साइज आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज ओवर एक्चुअल। इमेज ओवर एक्चुअल करेंगे, इमेज को आपने फाइंड आउट करना है, एक्चुअल उसने आपको 3 माइक्रोमीटर खुद दे दिया। बट यहाँ पर आपको ये काम करना होगा कि आपको जो 70 mm आ रहा है
पहले आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये माइक्रोमीटर है। कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा जी, कहता है लोकेट द स्ट्रक्चर इन फिगर 1.1 दैट अप्लाई टू ईच ऑफ द फीचर दैट्स शोन इन टेबल 1.1। स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? वो तो जी है। जी का नाम क्या है? डीएनए। पार्शियली परमिएबल, पार्शियली परमिएबल तो मेम्ब्रेन है। अच्छा, याद रखना ई जो है ये सेल वॉल है। पहले तरह आपको इसको लेबल तो करा लो। ई जो है ये सेल वॉल है, क्योंकि ये बाहर वाला स्लाइम कैप्सूल है। डी जो है मे बी ये प्लास्मिड हो, अल्लाह जाने, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। सी जो है वो क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। बी क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ए क्या है? राइबोसोम्स। शाबाश, शाबाश मेरे चीते, ये राइबोसोम्स है। और एफ क्या है? फ्लैजिला। फ्लैजिला। जब एक से ज्यादा होते हैं तो हम इनको फ्लैजिलम कहते हैं, तो इट्स फ्लैजिला। तो नीचे देखते हैं क्या पार्शियली परमिएबल क्या बोलेंगे? सी है। और ये है क्या? मेम्ब्रेन। कंपोज्ड ऑफ म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकेन, ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? ई। साइट ऑफ ट्रांसलेशन, आपको पता है ना कि ट्रांसलेशन क्या होती है? जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती है। और साइट ऑफ ट्रांसलेशन क्या है यहाँ पर? जो मैंने बोला राइबोसोम्स, वो क्या है? ए। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जो चैप्टर है हमारा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड प्रोटीन, उसके अंदर आपको डिटेल में ये मिल जाएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती है। कहता है कोई तीन चीजें ऐसी बताओ जो मीजोफिल सेल में होती हैं और यहां पर नहीं है। तीन स्ट्रक्चरल फीचर बताया जी। फिर वैक्यूल। मैं बता देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट। और बताएं। वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल। और और सेवन एटीएस राइबोसोम्स। एक तो सेलुलोज की सेल वॉल, लेकिन ये अनपॉपुलर आंसर है। फिर आप एटीएस राइबोसोम्स कह सकते हैं, शाबाश, गुड। ठीक है जी। अच्छा जी, फिगर 1.2 इज अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ डिवाइडिंग कैंसर सेल, कैलकुलेट द एक्चुअल विड्थ ऑफ द सेल शोन इन ये एक्स वाई। यहाँ एक्स से लेके वाई को यहाँ पे रख के मेजर करें, जो आपके पास मेजरमेंट आ रही हो उसको डिवाइड कर दें 3000 से, ठीक है। और जो आपके पास आंसर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर ले। कैंसर सेल के पास बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके पास ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है कंपेयर टू नॉन कैंसरस। क्यों? आओ, वेरी गुड मनाइल, न्यूक्लियस भी आपने ठीक बोला, न्यूक्लियस भी होता है, शाबाश। हम इसमें न्यूक्लियस का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस भी नहीं होता। शाबाश, गुड। तो भाई कैंसर सेल एक इंतहाई मनहूस और ढीठ किस्म का सेल, अल्लाह ताला दुश्मन से भी बचाए, को भी कैंसर सेल से बचाए। इसके बाद क्यों ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है और क्यों ज्यादा ईआर है? बिकॉज इसने अनडिफरेंशिएटेड किस्म की ग्रोथ करते चली जानी होती है। इसने अनडिफरेंशिएटेड किस्म की जो है वो अपनी जो है वो क्या कहते हैं इसको, ग्रोथ करता चला जाता है, ग्रो करता चला जाता है। उसके लिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, उसके लिए प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी चाहिए। इसीलिए इनके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर आपको नजर आता है बड़ा। और पूछा भी उसने, कहा भी हुआ सजेस्ट, तो यही हमारी सजेशन है। तो स्ट्रक्चर कोई अच्छा सा देखते हैं, कहते जी लेबल करें। ए क्या है? ए पता चल रहा है जी क्लोरोप्लास्ट है। बी क्या है? स्पेस है। सी क्या है? ये न्यूक्लियस है।
ये विड्थ कैलकुलेट करें, भी ये मैं नहीं कर रहा। कहता है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, हैज अ फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेम्ब्रेन। लो जी, डिस्क्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्यारे भाई फॉस्फोलिपिड का जिक्र करना है। बता देना क्या होता है एम्फीपैथिक होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का जिक्र करना, बता देना ये क्या करता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसकी प्रोटीन्स का जिक्र करोगे, एक्सट्रिंसिक के बारे में बताओ, इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बताओ। और उसके बाद आप यहाँ पर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का जिक्र करेंगे। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जुड़े हुए मॉलिक्यूल, जिसके अंदर आपके पास आ जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स। 1 2 3 4, इन चार चीजों का अच्छे तरीके से डिसेंट तरीके से जिक्र करेंगे, यू विल गेट 4 मार्क्स। कहता है पहले साइड जो सेल्स हैं उनके पास बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। बताओ पानी कैसे मूव करता है? जाइलम, फ्रॉम जाइलम इन द लीफ इनटू दीज वैक्यूल्स। अच्छा जी, हमारे पास पानी जब जाइलम से आ रहा होता है तो वहां पे कैपिलरी एक्शन कर रहा होता है, ऊपर आ जाता है। जब जाइलम से निकलता है, जाना कहाँ है इसने? वैक्यूल्स में जाना है। वहां से पानी निकलता है, सिम्प्लास्ट पाथवे लेता है और पेलिसेड मेसोफिल सेल्स में जाता है, और वहां से फिर सिम्प्लास्ट पाथवे लेकर ये पानी जो है हमारा ये वैक्यूल्स के अंदर चले जाता है। और इसके अंदर एक फोर्स तो हमने यहाँ पर बता दिया, आपने कैपिलरी एक्शन के बारे में बात करनी है, और दूसरा आपने यहाँ पर टर्गर प्रेशर के बारे में बात करनी है कि ऊपर से जो ट्रांसपायरेशन पुल, सॉरी सॉरी टर्गर प्रेशर नहीं, ट्रांसपायरेशन पुल की बात करनी है कि ऊपर से ट्रांसपायरेशन पुल एक सक्शन फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से पानी ऊपर ऊपर आ रहा होता है। लो जी, कहता है ये 1.1 लेबल डायग्राम शो कर रहा है लीफ। अच्छा, जो बच्चे मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं बेटे, आप तसल्ली के साथ पहले स्टॉप कर लिया करें, क्वेश्चन को खुद पढ़ लिया करें, और उसके बाद मेरे तबसरे को आप दोबारा से चला लिया करें। क्लास में तो बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं होती मुझे म्यूट करने की, लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन है। सो यू कैन स्टॉप द वीडियो, रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड देन हैव माई एक्सपर्ट, माई हम्बल ओपिनियन अबाउट द आंसर। कहता है ये एक लेबल डायग्राम है लीफ पैरासाइट मेसोफिल सेल की, हाई क्वालिटी लाइट माइक्रोस्कोप से मिली है। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेम मैग्निफिकेशन के ऊपर ज्यादा डिटेल दिखाता है। क्यों? वाई एट द सेम मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ग्राफ इज एबल टू प्रोवाइड मोर डिटेल देन लाइट माइक्रोग्राफ? तो यार ये तो आप लोग खुद ही बता दें ऐसा क्यों होता है। बिकॉज आप यहाँ पे बताओगे कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि बहुत ही कम है। वो 0.5 नैनोमीटर तक रिजॉल्व कर सकता है। तो जितनी लेस रेजोल्यूशन होती है उतनी ज्यादा डिटेल होती है, उतना ज्यादा शार्प इमेज जो है वो नजर आता है। तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है। एक्सक्यूज मी। 3 additional features that could be seen on an electron micrograph of a leaf measurable cell that are not seen here. 3 एडिशनल चीजें जो कि और भी नजर आ सकती थी। पहले नंबर पे तो मेरे बच्चों आप यहाँ पर लिखोगे राइबोसोम्स नजर आ सकते थे। दूसरे नंबर पर आप लिखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ सकता था। तीसरे नंबर पर आप लिखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ सकता था। उसके बाद आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ सकते थे। सॉरी सॉरी, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते इसमें, प्लांट सेल के अंदर। भाई यही है। उसके बाद आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना नजर आ सकता था। सर हम प्लाज्माडेस्माटा लिख सकते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा वैसे भी नजर आ जाता है। 200 नैनोमीटर से बड़ी चीजें आपने यहाँ पे बतानी है, क्योंकि 200 नैनोमीटर तक तो लाइट माइक्रोस्कोप कर सकती है ना। ये देखो राइबोसोम्स के बारे में बता सकते हैं, सेंट्रियोल होते नहीं है। लाइसोसोम्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स के बारे में बता सकते हैं। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे नजर आ जाता है। तो हमारे पास लेस स्कोप था इस क्वेश्चन के अंदर डाटा प्रोवाइड करने का। तो सीधा सीधा यहाँ पर देख लो चीजें नहीं नजर आ रही। एक आर ई आर नजर नहीं आ रहा, दूसरा एस ई आर नजर नहीं आ रहा, और राइबोसोम्स तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे।
जो जरूर नजर आ जाते हैं। ये अगले क्वेश्चन चैप्टर का सवाल है, कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज। क्या बताएंगे? सर एक ब्रांच्ड है और एक अनब्रांच्ड है। वो कौन सा है जो ब्रांच्ड है? सर वो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। हाँ जी, पेक्टिन ब्रांच्ड है, उसमें 1 4 1 6 ब्रांचेज होती हैं। अमाइलोज लीनियर है, वो ब्रांच नहीं होता। ठीक है जी। और अब ये एक तो ब्रांच का बताओ, दूसरा ब्रांचिंग का स्टाइल बताओगे कि उसके अंदर सिर्फ 1 4 बॉन्ड्स है और उसमें 1 6 बॉन्ड्स भी हैं। और ये बता सकते हो कि 1 6 कार्बन 1 और 6 के दरमियान बन रहा है, 4 1 और 4 के दरमियान बन रहा है। ठीक है, गुड। अफनान आपने ठीक आंसर किया। रोल ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोप्लास्ट, तो ये वही है कि ये क्लोरोफिल बनाने में रोल प्ले कर रहा होता है।